हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीन AEW से रिलेटेड काफी ज्यादा हॉट टॉपिक। नंबर वन, AEW इन यूनाइटेड किंगडम। नंबर टू, CM पंक, जो हम पिछले 6 हफ्ते से करे ही जा रहे हैं। और नंबर तीसरा टॉपिक है AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम का बिजनेस। तो बने रहिए विद इंडी रेसलिंग। सो गाइज, एज यू ऑलरेडी नो, पिछले 3 या 4 एपिसोड पहले AEW ने अनाउंस किया था कि वो करने वाले हैं अपना AEW कनाडा डेब्यू, जो करेंगे अपना AEW डायनामाइट एज वेल एज AEW रैम्पेज एट कोको कोला कोलोजियम। अब ये जो कोको कोला कोलोजियम है, ये जो बिल्डिंग है, इसका नाम काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसको कोका कोला वाली बिल्डिंग कहूंगा। तो AEW करने वाला है अपना टोरंटो डेब्यू एट कोका कोला वाली बिल्डिंग। सो इससे पहले मैं जो कोका कोला वाली बिल्डिंग का मैं जरा इसको गूगल पे सर्च कर रहा था, तो मेरे को ये सब इमेजेस मिली। ये कोका कोला बिल्डिंग की क्या इमेज है? ये इमेज है। तो ऑब्वियसली इस जो अरीना है, ये जो कोलोसियम है, इसको ऑलरेडी WWE यूज कर चुका है 2010 में, जहां उन्होंने कुछ हाउस शो वगैरह किया था कनाडा में। उतना मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, बट मेरे को नहीं मिला। बट एनीवेज, तो AEW करने वाला है अपना कनाडा डेब्यू। और ये जो कोको कोला वाली बिल्डिंग है, इसकी कैपेसिटी 7,000 से 10,000 के बीच में है। तो मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि AEW अपने कदम तो बढ़ा रहे हैं, बट ये नहीं वो एक साथ ही काफी बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं, और उसको आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो उस मार्केट को बिना एनालाइज किए जा रहा है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, 15 से 20 हजार वाली अरीना की जगह AEW कर रहा है 7 से 10 हजार वाली अरीना, क्योंकि इतना ऑडियंस तो वो बिना किसी मैच अनाउंस किए ही अट्रैक्ट कर सकता है। और मेरे ख्याल से ये जो शो होने वाला है, इसकी टिकट सेल्स ऑलरेडी, ये जो अरीना है ये ऑलरेडी पूरी सोल्ड आउट हो चुकी है। तो AEW को इस चीज में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शो भी उतना ही ज्यादा फैंटास्टिक हो, क्योंकि हम ग्रैंड स्लैम से आ रहे हैं वापस टू नॉर्मल डायनामाइट एपिसोड। बट न्यूज ये नहीं है, न्यूज कोको कोला वाली बिल्डिंग नहीं है, न्यूज है फुलहम FC के मालिक के बेटे ने कुछ प्लान बनाया है। फुलहम FC क्लब फुटबॉल का कोई क्लब होगा लंदन में, हम इंडिया में बैठे हैं, सानू की लोड पे ही है। बट उसके बाद जिस चीज ने मेरे को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया, वो है ये बिल्डिंग, जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है, इसको कहते हैं क्रेवन कॉटेज। और ये जो फुलहम FC क्लब है, ये इसका होम ग्राउंड है। जैसे दिल्ली डेयर डेविल्स का फिरोजशाह कोटला, मुंबई इंडियंस का वानखेड़े, तो वैसे ही फुलहम FC क्लब का जो होम ग्राउंड है वो है क्रेवन कॉटेज। तो फुलहम FC क्लब का मालिक का बेटा टोनी खान, फुलहम FC क्लब उनका होम ग्राउंड, वो भी यूनाइटेड किंगडम में, वो भी लंदन में। तो टोनी खान ने सोचा यार क्यों ना कुछ धमाकेदार किया जाए। तो मेरे ख्याल से टोनी खान की, अभी ये न्यूज है, रूमर ही है, न्यूज तो मैं नहीं कह सकता। रेसलिंग ऑब्जर्वर पे मैंने पढ़ा था कि डेव मेल्जर बोल रहे हैं कि टोनी खान प्लान कर रहे हैं कि अगले साल 2023 में जून जुलाई के आसपास के टाइम में, ऑल आउट से पहले या फिर डबल और नथिंग और ऑल आउट के बीच में, वो एक शो करें एट यूनाइटेड किंगडम। और वो कर सकते हैं एट क्रेवन कॉटेज, जो उनके मतलब बाप की जमीन है टेक्निकली बेसिकली। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो पिछला एपिसोड का डायनामाइट का जो हमने एपिसोड देखा, वो था आर्थर एस स्टेडियम। तो वो भी काफी यूनिक स्टेडियम था। और AEW ही पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने न्यूयॉर्क जैसे शहर में उस आर्थर एस स्टेडियम को इस तरीके से यूज किया। तो ये है आर्थर एस स्टेडियम। और ये जो मतलब, ये तो एक्चुअली फोटो पिछले साल वाली की है, बट इस साल का आर्थर एस वाला शो भी मेरे ख्याल से नंबर 1 एपिसोड रहा था डायनामाइट का। तो अगर हम बात करें रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले शोज में, तो WWE ने ऑलरेडी कर चुकी है क्लैश ऑफ द कैसल सितंबर के पहले हफ्ते में ही, ऑल आउट वाले वीकेंड में। और ये मतलब पेपर व्यू भी काफी अच्छा था, जिसको मेन इवेंट किया था ड्रू मैकेंटायर और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। तो काफी ज्यादा अच्छा शो था, बट एंडिंग में थोड़ा ड्रू मैकेंटायर वाला ड्रामा हो गया था। बट इन एनीवेज जो क्राउड था वो काफी ज्यादा मतलब हॉट था, रैबिट था। और मतलब उनको काफी 30 साल के बाद रेसलिंग देखने को मिली थी अपने होम टाउन में। तो ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और वो एक्साइटमेंट टीवी पे छलक भी रही थी। तो मैं अब ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि AEW जब क्रेवन कॉटेज में जाए, तो देखने को हमें मिल सकता है कुछ ऐसा ही माहौल कि फैंस हो रहे हो पागल, और थंडरस ओवेशन मिल रहा हो हर एक रेसलर्स को।
सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो अगली स्टोरी है वो है AEW डायनामाइट के बिजनेस से रिलेटेड। और ये न्यूज है कि AEW डायनामाइट का ये वाला जो ग्रैंड स्लैम वाला एपिसोड था, इसने भी पार किया है 1 मिलियन का मार्क। अब ये जो टेलीविजन रेटिंग्स हैं, ये जो लाइव गेट टोनी खान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मैंने $1 मिलियन कमा लिया, मैंने $1 मिलियन कमा लिया, उससे हमको इंडिया में लेना देना कुछ है नहीं। बट सिंस AEW की बात चल रही है तो रिसेंटली न्यूज यही है कि AEW ने का ये पहला टीवी लाइव गेट 1 मिलियन से, मतलब एक टेलीविजन शो के से ये टोनी खान को $1 मिलियन की कमाई हुई। खैर मेरी जेब में तो $9 मिलियन आ गए, बट क्या फर्क पड़ता है। सो इस पूरे चीज में मेरे को एक चीज काफी अच्छी लगी, वो है जो हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट था, जो AEW का 1 मिलियन मार्क, जो उनका डेली जो वीकली टेलीविजन रेटिंग है, जो उसका 1 मिलियन मार्क है, तो उसमें एक सेगमेंट जिसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है वो है इन दोनों का सेगमेंट। मतलब इन चारों का, कीथ ली, स्वर्व और दी अक्लेम्ड वाले सेगमेंट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और इस सेगमेंट में ने काफी अच्छा तरीके से परफॉर्म किया है, और ये हाईएस्ट रेटेड सेगमेंट रहा है। तो एज यू ऑलरेडी नो, स्वर्व इन आर ग्लोरी को चैलेंज किया था अक्लेम ने फॉर दी AEW टैग टीम टाइटल्स, और अक्लेम के साथ थे हमारे डैडी एस। और फाइनली ये मैच एक्चुअली जो शिकागो वाला पेपर व्यू था ऑल आउट, उसका रीमैच था। तो मेरे ख्याल से ये वाला मैच उतना ज्यादा बेटर नहीं था जितना शिकागो वाला था, बट जो ऑडियंस थी उसने इस चीज को उतना ही ज्यादा एक्साइटेड बना दिया। और मैं तो काफी, मतलब मैच देखे मेरे को भी काफी अच्छा लगा। उसके बाद जो वुमेन्स वाला मैच था, उसके बाद जो सराया का डेब्यू था, उसने भी यूट्यूब पे आग लगा दी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी वीकली AEW WWE बिजनेस रिव्यू के बारे में। सो ये वाले सेगमेंट को मिला है काफी अच्छा रिस्पॉन्स, और मैक्स कैस्टर और एंथनी बोवेंस को मैं कॉन्ग्रेचुलेट तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि किस तरीके से ये अपनी टाइटल रेन को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो अगर मैंने अभी टेलीविजन रेटिंग की बात कर लिया, मैं बात कर लेता हूँ टिकट सेल्स के बारे में। तो ये रेसलटिक्स का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, तो ये मतलब जो भी टिकट इस तरीके से बिक रही हैं, खरीदी बेची जा रही हैं, तो उसका पूरा हिसाब रखता है। तो AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम का जो फाइनल काउंट था, ये मैं आज की बात बता रहा हूँ, ग्रैंड स्लैम के अगले दिन, इसमें टिकट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी 13,321 टिकट। बट पिछले साल इसी अरीना में AEW ने 20,000 से ज्यादा टिकट सेल करी थी। तो डेफिनेटली काफी हैवी नुकसान हुआ है ऑडियंस का। इसका रीजन कौन हो सकता है? CM पंक। इसका रीजन कौन हो सकता है? क्या AEW के प्रोडक्ट में उतनी अब ज्यादा जान बची नहीं है? क्या AEW खत्म होने वाला है? शांत। वो AEW डायनामाइट का जो एपिसोड है, पिछले 3 या 4 हफ्तों से 1 मिलियन का मार्क पूरा कर रहा है, और टोनी खान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे भाई मैंने $1 मिलियन कमाए, मैंने $1 मिलियन कमाए। अगर वो कंपनी मर रही होगी तो वो मेरे ख्याल से $100 भी ना कमा पाए। बट इन एनीवेज, मजाक की बात साइड में, तो काफी अच्छी बात है। मतलब एक दो रेसलिंग कंपनीज हैं, वो आपस में कम्पीट तो कर ही रही हैं, बट वो साइमल्टेनियसली अपने लिए और अपने कंपिटिटर के लिए भी रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो हम फैंस को भी इस चीज को वैसे देखना चाहिए कि मतलब नफरत ना फैले, मतभेद हो बट मन भेद ना हो। सो विद दैट बीइंग सेड, ये हमने रिव्यू किया AEW के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम का बिजनेस। तो ठीक है, टोनी खान ने इतना कमाया, मुबारक हो, बट ठीक से तुम अब बुकिंग पे थोड़ा ध्यान दो। पेज को तुम लाए हो, सराया नाइट को लाए हो, तुम वुमेन डिवीजन पे थोड़ा ध्यान दो। और तुम एक काम करो टोनी, ये सारा काम है तुम मत करो, ये लोगों को बांट दो। तुम्हारे पास विलियम रीगल है, तुम्हारे पास ब्रायन डेनियल्सन है, तुम्हारे पास अब पेज आ चुकी है जो एक टाइम पे वुमेन्स रेवोल्यूशन की फेस रही है। तुम्हारे साथ पीछे मतलब काफी सीनियर एक्सपर्ट, इवन आन एंडरसन भी तुम्हारे साथ हैं, और डीन मलेंको, और मतलब तुम्हारे पास, टोनी खान के पास हर एक रिसोर्स है। वो क्यों ना उस चीज को बेटर यूज करे और टाइटल्स को और रेसलर्स को काफी अच्छी तरीके से बुक करे। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज सुन रहा हूँ कि मैलाकाई ब्लैक को WWE ने अप्रोच किया था, ट्रिपल एच ने अप्रोच किया था कि भाई तू वहां छोड़ के मेरे पास। तो इसके बाद से ही मैलाकाई ब्लैक ने टोनी खान को बोला कि नहीं मैं तो रहा हूँ, जा तो तुम अपना भैया देख लो। अगर ऐसे ही रहा, ऐसे ही तरीके से बुकिंग रही, तो मेरे ख्याल से कल अंड्राडे, परसों एडम कोल, उसके अगले दिन कीथ ली, उसके अगले दिन स्वर्व, या कहीं ना कहीं यंग बक्स भी ना क्यों ना बोल दे कि भाई ठीक से बुकिंग नहीं हो रही, भाई हम तो जा रहे हैं WWE में। तो वो वाली सिचुएशन मेरे ख्याल से टोनी खान भी नहीं आने देंगे, वो काफी ज्यादा स्मार्ट इंडिविजुअल है। सो ये सब बातें करें साइड में, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, और वो है CM पंक से रिलेटेड।
तो सीएम पंक का ये जो ड्रामा है ये एक दिन पुराना नहीं है, पिछले 1.5 महीने से सीएम पंक का ही ड्रामा चल रहा है। और सीएम पंक के इस ड्रामे में अब AEW ग्रैंड स्लैम के जस्ट बाद वेड कैलर, जो PW टॉर्च की नाम की कोई वेबसाइट है, मैं तो उतना ज्यादा पता नॉलेज वगैरह है नहीं, बट उनका मैं एक इंटरव्यू की एक लाइन सुन रहा था जिसको स्क्रीन पे मैं अब पढ़ ही देता हूँ आए हैं तो आई थिंक मतलब हुआ बेसिकली ये कि जब रिंग ऑफ ऑनर के टाइटल का बोल रहे थे कि कौन कौन ग्रेटेस्ट चैंपियन रह चुके हैं, तो उन्होंने शायद डेनियल ब्रायन का नाम बोला होगा, क्लॉडियो का नाम बोला होगा, या 3-4 और पुराने रेसलर्स का नाम बोला होगा, समो जो, जे लीथल, जोनाथन ग्रेशम वगैरह का नाम बोला होगा, बट उस पूरे नाम लेने के चक्कर में उन्होंने सीएम पंक का नाम नहीं लिया। अब काफी लोगों का ये मानना है कि क्या ये मतलब बाय डिजाइन है कि जानबूझ के सीएम पंक का नाम नहीं लिया क्योंकि उन्होंने AEW के नाम पे दाग उछाला है, या फिर गलती से किसी का टंग स्लिप वगैरह हो गया था। तो उस पूरे चीज विवाद, उस पूरी चीज पे जो वेड कैलर है, इनको कहना है आई थिंक दिस इज नोट वर्दी बट नॉट सरप्राइजिंग। मतलब ये चीज ध्यान देने लायक तो है, बट ये सरप्राइजिंग नहीं है कि सीएम पंक का नाम मतलब उस टॉप 10 या जो भी ग्रेटेस्ट रिंग ऑफ ऑनर चैंपियन है उसमें नहीं लिया जा रहा। मतलब इसमें एक बात बोलने की है, एज आई टॉक्ड विद जस्टिन पोवेल यस्टरडे अबाउट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सीएम पंक टू रेसल इन AEW अगेन। अभी जस्टिन पोवेल वगैरह कोई है, उनसे वेड कैलर की बात होगी और उनका यही मानना है कि सीएम पंक AEW में अब और रेसलिंग नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी वो 9 से 10 महीने के लिए AEW से इंजर होके बाहर बैठे हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% sure, but everything is pointing in one direction of some sort of buy out of his contract। मतलब उनका ये भी कहना है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये 100% सिक्योर, मतलब श्योरिटी नहीं है, सीएम पंक वापस भी आ सकते हैं, सीएम पंक वापस भी ना आए, बट मैं 100% नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से वेड कैलर के हिसाब से कुछ टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बॉय आउट किया है। सीएम पंक ने ही अपना कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया होगा टोनी खान से कि भाई मेरे को माफ करो, मैं अपना घर में बैठूंगा, अपने छोटे से कुत्ते को घुमाऊंगा, मैं, मेरी बीवी है, मैं अपने खानदान पे ध्यान दूंगा, तुम मेरे को माफ करो, मैं रहा हूँ जा। बट मेरे ख्याल से सीएम पंक उस टाइप का बंदा नहीं है, क्योंकि सीएम पंक को पता है कि AEW में जब उन्होंने ऑल आउट से पहले जो अपना AEW रैम्पेज फर्स्ट डांस का डेब्यू किया था, उन्होंने मतलब एक सीएम पंक की रूमर से उन्होंने पूरा एक 14,000 कैपेसिटी का यूनाइटेड सेंटर बेच दिया था। उनके आने के बाद जो ऑल आउट 2021 था उसकी 1 लाख से ज्यादा पेपर व्यू के जो ऑडियंस थे, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा बार वो पेपर व्यू खरीदा था। मतलब इस चीज को मैं कैसे बोलूं, मतलब 1 लाख पेपर व्यू बाइज और बढ़ गए थे। उसके बाद जो AEW ऑल आउट का जो 2021 था उसमें सीएम पंक ने अपना रेसलिंग डेब्यू किया था। उसके बाद सीएम पंक, एडी किंगस्टन, सीएम पंक वर्सेस MJF, सीएम पंक वर्सेस हैंगमैन पेज का भी मतलब काफी अच्छा था। बट सीएम पंक अगर इस चीज को लेके मन में एक वो बैठा लें कि नहीं उस कंपनी में तो मेरे साथ ये बोला वो बोला, तो ये मेरे ख्याल से कोई साउंड बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। और मेरे ख्याल से सीएम पंक उतने बेवकूफ आदमी भी नहीं है कि वो 5 से 7 मिलियन डॉलर साल का छोड़ के ऐसे ही अपने घर पे बैठ जाए। तो डेफिनेटली वापस आएंगे AEW में, ये मतलब लिटरली मेरे मतलब गट फीलिंग है, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो आई एम अ बिग सीएम पंक फैन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सीएम पंक, टोनी खान, यंग बक्स, केनी ओमेगा और जो भी AEW का पीछे लॉकर रूम है उनके दिमाग में ये चीज आए कि सीएम पंक अगर आएंगे तो भले ही मतलब वो थोड़ा मूडी बंदा है और कुछ ना कुछ कांड वगैरह कर देगा, बट यही सीएम पंक का एक्सपेक्टर है। वो बंदा माइक पे जाके क्या बोल दे, वो बंदा मतलब कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जुबान से क्या निकल रहा है, वो काफी ज्यादा रिस्की। और इसकी वजह से ही जो सीएम पंक के आसपास का एक ऑरा है वो ही है मतलब सीएम पंक का एक्स फैक्टर। तो काफी सारी चीजें मैंने बोल दी और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सीएम पंक, टोनी खान आराम से एक टेबल पे बैठें और आराम से एक बिजनेस डील करें। अब सीएम पंक तुम बस आओ, अपना जो भी मैं तुमको रेसलर दूंगा उसके साथ काम करो, प्रोमो करो, मैच करो, घर जाओ, कोई रात में डिनर करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बैठ के दारू पीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल दोनों ही दारू नहीं पीते, मेरे साथ मतलब डिनर करने और मेरे साथ गले मिलने की किसी के साथ जरूरत नहीं है। आओ रिंग में, तुम्हारे पास तुम्हारा अलग से लॉकर रूम का कमरा होगा, उधर से सीधा आओ, रिंग में जाओ, अपना प्रोमो वगैरह करो, प्रोमो करने के बाद वापस अपने लॉकर रूम में जाओ, गाड़ी पकड़ो, घर जाओ, अपने शिकागो में अपने काउच पे बैठो। अगर ये टोनी खान सीएम पंक को मना पाते हैं और इसके बाद भी अगर 5 से 6 मिलियन सीएम पंक को दे रहे हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। बट अगर सीएम पंक बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को छोड़ के जाना है, तो सीएम पंक की मर्जी, हम कोई होते नहीं है उनको जबरदस्ती बोलने वाले।
सो इन एनी वेज मैं काफी सारी पॉजिटिव चीजें उम्मीद कर रहा हूँ। टोनी खान के लिए भी एक लेसन रहेगा, सीएम पंक के लिए भी एक लेसन रहेगा, यंग बक्स और केनी ओमेगा के लिए भी एक लेसन रहेगा कि जो हुआ ऑल आउट में वो पास्ट है, उसको नहीं बदला जा सकता। क्यों ना उसके बेस पे एक प्रॉपर स्टोरी लाइन बने। जो AEW डायनामाइट की जो रेटिंग है 1 मिलियन, उसको क्यों ना 1.5 मिलियन तक लेके जाए। और क्यों ना ऑडियंस को, अब ऑडियंस को सच में रियलिटी पता है, ऑडियंस सीएम पंक के साथ नहीं है, ऑडियंस यंग बक्स और केनी ओमेगा के साथ नहीं। मतलब ऑडियंस का जो भी होगा वो अब आने वाले टाइम में, अगर वो चाहते हैं बिजनेस करना, वो चाहते हैं कि एक साथ बैठ के टेबल पे बैठ के ऑडियंस के लिए या अपने पर्सनल सेल्फिश बिलीव के लिए वो कुछ करें, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कैप्टिवेटिंग टेलीविजन AEW के आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड ये दोनों बंदे वापस, ये मतलब पूरे 3-4 लोग जो इन्वॉल्व हैं ये वापस आए। ये सब जब होता है, सीएम पंक से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है कि उन्होंने बैक स्टेज में क्या किया, तो कुछ लोग हैं, मतलब जैसे केविन नैश हो गए, बुकर टी हो गए, एरिक बिशॉफ हो गए, और ऐसे 50-60 और बुढ़े लेजेंड हो रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ बकवासबाजी करनी होती है और इन सबको वही बोलते हैं कि देखा हमने तो सीएम पंक के बारे में ये बोला था, अब ये हो गया। देखा सीएम पंक कितना मतलबी इंसान है, सीएम पंक कितना सेल्फिश है, कि सीएम पंक के मतलब उस बंदे में फिर ये 10 बुराइयां निकाल देंगे, बट ये बात नहीं याद रखेंगे कि उस बंदे की एक रूमर से उन्होंने पूरा एक अरीना बेच दी। उस बंदे की प्रेजेंस से AEW ऑल आउट 2021 पेपर व्यू 1 लाख से ज्यादा बार और बिक गया। मतलब ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं, सीएम पंक तो अनस्क्रिप्टेड है। सीएम पंक ने तो उसमें आफत मचा दी है, लॉकर रूम का मोरल काफी डाउन है, XYZ और जो भी रायता फैलाने वाली बात है, तो ये WWE के सो कॉल्ड हॉल ऑफ फेमर लेजेंड्स वगैरह करते हैं। तो मैं इन सब की बातों पे तो ना मैं ध्यान देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सीएम पंक या टोनी खान या AEW का कोई भी रेसलर या इवन WWE का कोई भी रेसलर इन सब की बातों पे ध्यान देता होगा। बट जो भी रेस्पेक्ट है वो मेरे ख्याल से केविन ऐश के लिए मेरे लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि बंदा काफी मस्त, मतलब लगता तो मतलब डूड टाइप का है, बट 2011 में भी इसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी सीएम पंक की स्टोरी लाइन के साथ, वो सच में बहुत ही ज्यादा वाहियात थी। और जो सीएम पंक का समर ऑफ पंक था, उसकी जो इसने रेड मारी थी, ना पूछो। सो एनीवेज, आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ सीएम पंक से कि भाई तू एक बार घर पे आराम से बैठ के सोच, अपने कुत्ते को रोटी खिला, अपनी वाइफ के साथ बैठ, अच्छा डिनर वगैरह कर, गर्म दूध पी और सोच कि भाई 6 से 7 मिलियन टोनी खान तेरे को दे रहा है। तू मतलब ऑडियंस को तुम ये नहीं कह सकते कि ऑडियंस बेवकूफ है, ऑडियंस सबसे ज्यादा, ऑडियंस सबसे ऊपर है। बट उसके बाद अगर तुम्हारे पास एक रैबिड फैन बेस है, इवन इंक्लूडिंग मी, मैं सीएम पंक का ऑल टाइम फैन, बट अगर सीएम पंक चाहें और वो बोल दें कि नहीं मेरे को और रेसलिंग नहीं करनी, तो ठीक है, नमस्कार। बट अगर वो वापस आते हैं और उनका जो हील परसोना सीएम पंक का देखने को मिलता है, तो ऑडियंस उनको मतलब आड़े हाथों तो लेने नहीं वाली, काफी ज्यादा टीवी मतलब काफी ज्यादा स्पॉटलाइट सीएम पंक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मतलब पिछला जो ऑल आउट वीकेंड हुआ, ना किसी ने क्लैश ऑफ द कैसल के बारे में बात करी, ना किसी ने NXT वर्ल्ड्स कोलाइड के बारे में बात करी, वो तो WWE ने खुद नहीं करी, और ना ही किसी ने ऑल आउट के बारे में बात करी तो सिर्फ एक बंदे के बारे में, वो है सीएम पंक। तो इस बंदे को पता है कैसे अटेंशन खींचनी है और इस बंदे को पता है कैसे क्या करना है। काफी ज्यादा लंबी वीडियो होगी इन एनी केस। मैं उम्मीद करता हूँ सीएम पंक तुमसे कि तुम वापस आओ, और आज की वीडियो करते हैं हम ये टाटा।